हेलो दोस्तों, वेलकम टू वेदवर्ड द स्मार्ट लर्निंग ऐप। मेरा नाम है अंकित श्रीवास्तव। मैं फिर से दोस्तों आपके साथ जुड़ चुका हूं मिशन 2023 में। दोस्तों हमारा मिशन 2023 क्या है? क्लास 10 बोर्ड एग्जाम्स 95% से ऊपर, ठीक है ना। देखिए दोस्तों, आज हमारा डे 1, मतलब क्या, आज हमारे क्लास का पहला दिन है। इतना तो समझ ही गए होंगे भैया आप लोग। आज के क्लास में दोस्तों हम लोग अपना सोशल साइंस में द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप यानी कि हिस्ट्री सेगमेंट से शुरू करेंगे, क्योंकि मुझे इतिहास पढ़ाना बहुत ही अच्छा लगता है, इसीलिए मैंने इस चैप्टर को चूज किया है सबसे पहले। देखिए दोस्तों, हमारी जो क्लास चलेगी वो हम कोशिश करेंगे कि हर एक चैप्टर को दोस्तों हम 2 से 3 क्लास में कंप्लीट करने की कोशिश करें और कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा नॉलेज डिलीवर करने की कोशिश करें। तो अगर क्लास 20 मिनट की होगी या 30 मिनट की होगी, आपको ध्यान एक बात पे जरूर रखना है कि भाई हम पूरी तरीके से फोकस्ड हो। इस क्लास में कोई मस्ती मजाक नहीं चलेगा, आपको ज्यादा से ज्यादा पढ़ाना है भाई। तो हमें क्या करने की जरूरत है, जितना तुम्हारे दिमाग में इधर उधर की बातें हैं सबको छोड़ दो, पूरी तरीके से यहाँ फोकस्ड हो जाओ, क्योंकि भाई ये 20 से 22 मिनट आपको हो सकता है कि काफी ज्यादा से ज्यादा अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाओ इन 20 से 22 मिनट पे अगर फोकस कर दिया जाए तो, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले शुरू करेंगे दोस्तों हम लोग राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। देखिए, एक बात का तो मैं दावा करता हूं यहाँ पे कि अगर आपने पूरी तरीके से फोकस्ड होकर यहाँ पे सारी बातें सुनी, तो जो आपने साल भर में नहीं पढ़ा उससे ज्यादा मैं आपको यहाँ बता दूंगा, ये मेरा प्रॉमिस है आपसे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। देखिए, हम बात करेंगे दोस्तों यूरोप की। आप सभी को पता है कि जो 18वीं शताब्दी की अगर बात की जाए तो पूरी दुनिया जो है वो पूरे काफी ज्यादा टुकड़ों में बटी हुई थी, इतना आप सभी को पता है। इस चैप्टर की शुरुआत ही होती है पूरे दुनिया बटी हुई वाली एक सीनरी से, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं हम लोग, लेकिन उससे पहले ये दोस्तों आपके सामने मैं यूरोप का एक मैप रखा हूं। इसमें देखिए मेन इस चैप्टर को पढ़ने का मोटो क्या है ये समझना है हम लोगों को। आप सभी को मैं बता दूं आपके नॉलेज के लिए दोस्तों कि ये जो फ्रांस देख रहे हो आप, ये जो जर्मनी देख रहे हो आप, ये जो रशिया देख रहे हो या फिर ये पूरा यूरोप देख रहे हो आप, ये काफी ज्यादा टुकड़ों में बटा हुआ था। तो इन सब को यूनिफाई करना ही इस चैप्टर का मेन मोटो है, मेन मकसद है। 1 मिनट का समय दीजिएगा मुझे आप। तो भाई यहां हमारा मेन मोटो क्या है आपको आई थिंक क्लियर हो चुका होगा, ठीक है ना। तो भाई अब इसके बाद बात करेंगे हम लोग, शुरू करेंगे फ्रेंच रिवॉल्यूशन से, द फ्रेंच रिवॉल्यूशन से, जो कि 1789 से शुरू होगा, ठीक है ना, और 1814 से 15 के बीच में खत्म हो जाएगा। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। लेकिन उससे पहले जो आपके एग्जाम में सबसे ज्यादा बार पूछा जाता है ये कि भाई इस पेंटिंग को देखिए और इस पेंटिंग के बारे में कुछ बताइए। तो आपको बताना पड़ेगा कि भाई यहां पे इस पेंटिंग से आपको क्या समझ में आ रहा है, और बाकी सारा कुछ दोस्तों आपको इसमें बताना पड़ेगा। कि सबसे पहले मैं बता दूं इसमें कि ये जो पेंटिंग है एक बहुत ही फेमस पेंटर फ्रेडरिक सोरियो ने इसको पेंट किया है, ठीक है ना। फ्रेडरिक सोरियो आपको जो बताया जाएगा यहाँ पे एग्जाम से रिलेवेंट ही बताया जाएगा। आप इस बात की बिल्कुल भी टेंशन मत लो कि भाई हमें कुछ अलग ना बता दिया जाए, ठीक है ना। एग्जाम से रिलेवेंट होंगी सारी की सारी चीजें। देखिए ये पेंटिंग जो है दोस्तों ये 1848 में इनके द्वारा बनाई गई है। इसमें इस पेंटिंग के जरिए ये बताना चाह रहे हैं कि जो पूरी दुनिया है दोस्तों वो यूनिफाई हो जाए, ठीक है ना। चाहे वो अगर बात करें, देखिए बेसिकली यहाँ बात की जा रही है यूरोप की। आप ये मत समझिए कि इंडिया कहाँ गया, ब्राजील कहाँ गया, चाइना कहाँ गया, नहीं, यहाँ बात की जा रही है यूरोप की। तो मैं आपसे बता दूं कि यूरोप में जैसे कि जर्मनी, बड़े बड़े पावर्स हो गए, ठीक है ना, जैसे जर्मनी, फ्रांस, इटली, और आप आगे बढ़ोगे तो यूके यानी कि यूनाइटेड किंगडम, फिर रशिया। तो ये सब काफी बड़े बड़े कंट्रीज हैं और काफी पावरफुल कंट्रीज हैं अगर हम आज की बात करें तो, ठीक है ना। तो भाई इनका ये एकमात्र मोटो था कि भाई किसी भी तरीके से ये सब क्या हो जाए, यूनिफाइड हो जाए। ये तो हो गई पहली बात, ठीक है ना। सबसे पहले यूनिफिकेशन जो इनका पहला मोटो है। ओके, सबसे पहले यूनिफिकेशन। दूसरा मोटो क्या है भैया, दूसरा मोटो यहाँ पे क्या है, दूसरा मोटो को अभी यहाँ पे डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। आपको बताना यहाँ पर यह है कि यहाँ पे स्टैचू ऑफ लिबर्टी है, जिन्होंने एक हाथ में दोस्तों, एक हाथ में वो लैंप रखा है और इनलाइटमेंट ऑफ लैंप रखा है ना, लैंप ऑफ इनलाइटमेंट, सॉरी माफ कीजिएगा मुझे, लैंप ऑफ इनलाइटमेंट रखा है। और दूसरे हाथ में इन्होंने जो भी
जितने भी सिटीजन्स हैं उन सबको क्या राइट्स मिलने चाहिए, उनके जितने भी राइट्स हैं उनका चार्टर इन्होंने अपने हाथ में रखा है। दूसरे हाथ में क्या रखा है? चार्टर। चार्टर क्या होता है? चार्टर क्या होता है दोस्तों? एक सूची होती है जिसमें आपके जितने भी राइट्स होते हैं वो सारे लिखे होते हैं। अगर हम बात करेंगे ईस्ट इंडिया कंपनी की, ये भी मैंने आपको बताया है बहुत पहले क्लास 8 में कि भाई उनको चार्टर मिला था किस लिए? उनको ट्रेड के लिए मिला था। तो चार्टर, वही चार्टर आपको याद आया यहाँ पे। चार्टर का मतलब क्या कि भाई जितने भी सिटीजन्स हैं उन सभी के राइट्स को यहाँ पे इसके जरिए बताया जा रहा है। बोलिए यहां तक में किसी को कोई डाउट है? किसी को कोई डाउट हो तो बताइए दोस्तों। आगे की बात करते हैं। इसमें दोस्तों काफी सारी कंट्री जैसे कि फ्रांस हो गया, जर्मनी हो गया, इटली हो गया, यहाँ पे सब अपना अपना झंडा लेकर के आ रहे हैं और इनके तरफ बढ़ रहे हैं, स्टैचू ऑफ लिबर्टी की तरफ। ठीक है ना? इस पेंटिंग से आपको और ज्यादा बात क्या निकालने की जरूरत है? यहाँ पे ये क्या बता रहा है, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं आपको और आगे बताऊंगा। ये काफी इंपॉर्टेंट है, इससे काफी सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ओके, हो गया दोस्तों? समय नहीं है अपने पास, समय नहीं है, जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, आगे बढ़ेंगे। देखिए इसके बाद की बात करें दोस्तों तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट, इस मेन जो मोटो मैं आपको बता रहा था कि सेकंड मोटो क्या होगा इसको पेंट करने का, तो वो होएगा लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी और नेशनलिज्म। लिबर्टी क्या है? लिबर्टी क्या है? इक्वलिटी क्या है? फ्रेटर्निटी क्या है? और नेशनलिज्म क्या है? नेशनलिज्म मतलब कि राष्ट्रवाद, इक्वलिटी मतलब सब बराबर हैं कानून के नजर में, और उसके बाद बात करें लिबर्टी यानी कि सब लिबरल है, सब इंडिपेंडेंट है, कोई किसी के बंदिश में नहीं है। ओके, यहां हो गया दोस्तों कॉन्सेप्ट की बात। तो इस कॉन्सेप्ट पे आप लोग खासा नजर रखेंगे, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं आपको चीख चीख के बता रहा हूं इसीलिए क्योंकि ये जो कॉन्सेप्ट है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि भाई इस पेंटिंग को बनाने का मेन मोटो क्या आपसे पूछा जाएगा एग्जाम में। ठीक है ना? इसको आप लोग पहले नोट कीजिए। अब देखिए ये जो पेंटिंग है इसके पीछे की हिस्ट्री क्या है आपको पहले ये समझना जरूरी है। आपको मैं बता दूं कि ज्यादा से ज्यादा जो यूरोप था दोस्तों वो ओटोमन एम्पायर के अधीन था। ठीक है ना? ज्यादा से ज्यादा जो यूरोप था वो ओटोमन एम्पायर के अधीन था, यानी कि तो भाई जब अधीन था तो यहाँ के लोग की आवाज उठी कि भाई हमें यूनिफाई कंट्री चाहिए, हमें, अगर जर्मनी जो है 40 टुकड़ों में बटी है, नहीं, हमें एक जर्मनी चाहिए। ये उनका मेन मोटो था, या फिर हम कह सकते हैं कि नेशन स्टेट ही पूरे रिवॉल्यूशन का मेन मोटो रहा है। नेशन स्टेट, इसको आप लोग एकदम भाई भूलना मत। ठीक है? नेशन स्टेट एग्जाम में आपसे एमसीक्यू में पूछा जा सकता है कि जो नेशनलिज्म इन यूरोप है उसका मेन मोटो क्या है, तो भाई आपको बताना, टिक लगाना है वहां पे नेशनल स्टेट में, नेशन स्टेट में। ये आपके एमसीक्यू में भी पूछा जा सकता है, इस बात पे आप लोग खासा ध्यान रखिएगा। ठीक है? नेशन स्टेट। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका स्क्रीनशॉट लो फटाफट से। अब देखिए इसके बाद की बात करें दोस्तों तो आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स मैं लेकर के आया हूं आपके पर्टिकुलर टॉपिक से, क्योंकि हम पूरे टॉपिक को एकदम विस्तार से डिस्कस करें ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि भाई समय कम है और बातें ज्यादा करनी है। तो इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स क्या होंगे? तो एब्सोल्यूटिस्ट। एब्सोल्यूटिस्ट क्या है? फॉर्म ऑफ मोनार्कियल गवर्नमेंट दैट वाज सेंट्रलाइज्ड, मिलिटराइज्ड एंड रिप्रेसिव। आप इतना समझो कि ये जो एब्सोल्यूटिस्ट हैं ये क्या होते हैं? एक मोनार्कियल गवर्नमेंट का टाइप है, एक मोनार्कियल गवर्नमेंट का फॉर्म है जिसमें कि जो भी व्यवस्था होती है वो सेंट्रलाइज होती है, मिलिटराइज होती है और रिप्रेसिव होती है। आपको दब के रहना है। ठीक है ना? किंग जब ऊपर तो आप नीचे, यहां डेमोक्रेटिक सरकार नहीं है। उसके बाद बात करें यूटोपियन, ये बहुत पूछा जाता है। ये जो यूटोपियन आप देख रहे हो इसका मतलब होता है कि एक ऐसी जगह, एक ऐसा प्लेस जहां पे क्या सब लोग इक्वल हो, जहां पे सब खुशहाल हो, वो होता है यूटोपियन सोसाइटी। यहां पे यूटोपियन उसी से आया है। ठीक है ना? तो अ विजन ऑफ ए सोसाइटी दैट इज सो आइडियल दैट इट इज अनलाइकली टू एक्चुअली एग्जिस्ट। ठीक है ना? मैंने जो बोला भाई इसको याद रखो, यहां पे लिखा है तो भाई तुम ज्यादा इसको पढ़ोगे तो तुम्हारा दिमाग खराब होगा। फिर नेशन स्टेट, पीछे मैंने आपको बताया है कि इस रिवॉल्यूशन का मेन पर्पस क्या है, तो नेशन स्टेट, तो अ सोवरेन टेरिटरी विथ वन ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स हु शेयर अ कॉमन हिस्ट्री। अब भाई नेशन स्टेट यानी कि जितने भी लोग हैं, ठीक है ना, सब यूनिफाई हो गए हैं यहाँ पे। ओके, सब यूनिफाई हो गए हैं और सब लोग इक्वलिटी को एंजॉय कर रहे हैं, वही कहलाएगा हमारे यहाँ पे नेशन स्टेट। अ सोवरेन टेरिटरी विद वन ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स हु शेयर अ कॉमन हिस्ट्री। ठीक है ना? कोई यहाँ पे
अलग थलग नहीं, सब यहां पे एक होंगे। ओके, अब बात करते हैं हम लोग इसके आगे। देखिए दोस्तों, जो हमारा इस चैप्टर का सबसे मेन टॉपिक है, सबसे मेन टॉपिक इस यूनिट का अगर कोई है तो वह है फ्रेंच रिवॉल्यूशन, ठीक है ना। तो द फ्रेंच रिवॉल्यूशन अब दोस्तों हम लोग यहां पे शुरू करने जा रहे हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट लो फटाफट से। अब इसके बाद की बात करते हैं दोस्तों। तो द फ्रेंच रिवॉल्यूशन, ऐसा क्या हुआ कि भाई फ्रेंच में रिवॉल्यूशन की जरूरत पड़ गई। जितना भी आपको बताऊंगा कि भैया, चाहे वो इटली का यूनिफिकेशन हो, आपने लगभग सब पढ़ा है, ठीक है। नहीं भी पढ़ा है तो यहाँ पे हम नई सिरे से शुरुआत कर रहे हैं और ज्यादा से ज्यादा हमें बताना भी है। देखिए बताता हूं आपको, यूरोप में जितनी भी कंट्रीज हैं, इस चैप्टर में आपको बेसिकली जानना क्या है। जैसे कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन है, ऐसा रिवॉल्यूशन यूरोप के डिफरेंट कंट्रीज में हुआ और उसका मेन पर्पस क्या था, नेशन स्टेट नेशन स्टेट नेशन स्टेट। ओके, चलिए शुरू करते हैं फ्रेंच रिवॉल्यूशन। इसके बाद मैं आपको और भी डिफरेंट कंट्रीज के रिवॉल्यूशंस बताऊंगा, जर्मनी का आएगा, इटली का आएगा, ग्रीस का आएगा। ओके, देखिए सबसे पहले दोस्तों हम लोग यहां बात करें तो नेशन स्टेट का मेन पर्पस क्या था वो मैंने आपको बता दिया। फ्रेंच रिवॉल्यूशन की बात करें तो दोस्तों फ्रेंच रिवॉल्यूशन में सबसे पहले जो वहां के राजा लुईस 16 का राज था 1789 में। किसका? लुईस 16। मोनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट थी। बोलो कोई दिक्कत? कौन है ये? लुईस 16। लुईस 16 बोलो बोलो। 1789 में। कब थे? 1789 में। 1789 में। इन्हीं के समय में दोस्तों एक आइडिया ऑफ ला पार्टी और ले सिटियोन आया, यानी कि फादरलैंड और सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट वहां पे आया। ओके, फादरलैंड और सिटीजनशिप, ये देखिए बेसिकली ये जो दोनों वर्ड हैं ये फ्रेंच भाषा के से उठाए गए ये दोनों वर्ड्स हैं। इसका मतलब क्या है? ला पार्ट्री, पाट्रियार्चल सोसाइटी आपने सुना होगा, वहां से ही पार्ट्री निकाला गया। ओके, तो ला पार्ट्री यानी कि फादरलैंड और ले सिटियोन मतलब कि 10 सिटीजन। आप फ्रेंच का कोई भी वर्ड देखोगे ना तो आपको वहां ला जरूर मिलेगा। ओके, ज्यादातर में आपको ला या ले मिलना जरूर है। ओके, अब देखिए यहां से लुईस 16 की कहानी यहां पे समझते हैं। जैसा कि आपको पता है कि 1789 में लुईस 16 ही वहां के मोनार्क थे। ओके, इनके समय में क्या हुआ कि भाई जनता सोची कि भाई तुम मुझ पे रूल कर रहे हो, हमें सही तरीके से अपनी जिंदगी जीने नहीं दी जा रही है, तो भाई एक नई थिंकिंग की शुरुआत हो गई यहाँ पे। एक नया सोच बना कि भाई ऐसा है कि हम अपने तरीके से जो सिटीजन होगा उनके हिसाब से गवर्नमेंट होनी चाहिए। उनके हिसाब से गवर्नमेंट क्यों होनी चाहिए? यहाँ पे देखिए ऐसा नहीं है कि सिटीजन के हिसाब से अगर गवर्नमेंट होगी, जितने भी लोग हैं नागरिक के अनुसार गवर्नमेंट होगी तो वो खराब होगी, नहीं होगी, क्योंकि वहां पे हर तरीके के लोग रहते हैं, और चाहे वो मिडिल क्लास हो, चाहे वो अपर क्लास हो, चाहे वो लोअर क्लास हो, हर एक क्लास के लोग यहाँ पे रहते हैं। हर एक क्लास के लोगों की अगर बातें वहां चलेंगी तो कोई दिक्कत नहीं है ना। अब देखिए फ्रेंच रिवॉल्यूशन पे आते हैं, बैक टू आवर टॉपिक। अगर मैं आपसे पूछूं यहाँ पे कि भाई ये जो थिंकिंग डेवलप हुई तो ये किस ग्रुप ऑफ पीपल में हुई? मिडिल क्लास। ओके, तो मिडिल क्लास में क्यों हुई? क्योंकि इनको चाहिए था क्या? इनको चाहिए था क्या? मोनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट चाहिए था इनको? नहीं, इनको चाहिए था कि भाई नेशन स्टेट, हमें मोनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नहीं चाहिए, हमें चाहिए अपना हक, हम अपने तरीके से वोट करेंगे, हम अपने तरीके से सारा राजपट चलवाएंगे। मतलब ऐसा नहीं कि मैं बोल दिया कोई एमएलए है कि तुम वहां का कचरा साफ करवा दो, ऐसा थोड़ी होता है, ठीक है ना। आप एक हिसाब से बोलिएगा तो ज्यादा बेटर रहेगा। इसका आप लोग फटाफट से स्क्रीनशॉट लो, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहां पे रिवॉल्यूशन तो शुरू हो गया। देखिए कभी भी होता क्या है ना कि सबसे पहले एक थिंकिंग डेवलपमेंट होता है। सबसे पहले दोस्तों एक थिंकिंग का डेवलपमेंट होता है, उसके बाद ही दोस्तों रिवॉल्यूशन होता है। पता है आपको? उसके बाद ही रिवॉल्यूशन होता है। गांधी जी का भी कहना था कि पहले तुम डिमांड करो, उसके बाद रिवॉल्यूशन करो, ठीक है। हंगर स्ट्राइक वगैरह सब बाद में। ओके, पहले तो डिमांड तुम्हारा होना चाहिए ना, तुम्हारी थिंकिंग होनी चाहिए पहले कि हाँ भाई हमें रिवॉल्यूशन करना है। तो किस वर्ग के लोगों ने यहाँ पे रिवॉल्यूशन किया? मिडिल क्लास और पढ़े लिखे लोग, मिडिल क्लास और एजुकेटेड पीपल्स, एजुकेटेड लोग। ओके, हो गया यहाँ पे, क्लियर है। अब इसके बाद की बात करते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट यूथ्स। ओके, देखिए एजुकेटेड जो लोग होंगे, ज्यादातर जो यूथ होते हैं ना वो रिवॉल्यूशन के लिए ज्यादा तट पे रहते हैं, ठीक है, यूथ्स। ओके, तो भाई कौन कौन तरह के लोग यहाँ पे थे? मिडिल क्लास, एजुकेटेड और यूथ, ठीक है।
अब इसके बाद की बात करते हैं, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट से आप लोग। देखिए दोस्तों, अब हम बात करेंगे दोस्तों यहाँ पे कि भाई रिवॉल्यूशन तो हुआ, लेकिन यहाँ पे बदलाव क्या क्या आया उस रिवॉल्यूशन से बदलाव क्या क्या आया, क्या इफेक्ट आया, वो उनके रास्ते में क्या इफेक्ट आया, ये देखना है। तो देखिए, सबसे पहले मैं बात करूं तो इनके फ्लैग में बदलाव आया। इनके फ्लैग में किस तरीके से बदलाव आया? पहले जो फ्लैग था इनका वो रॉयलिटी को शो कर रहा था, लेकिन अब जो फ्लैग इन्होंने बनाया वो ट्राई कलर था, 3 कलर को शो कर रहा था। आप खुद देखिए इसको, क्या ये जो फ्लैग है ये रॉयलिटी को शो नहीं कर रहा, ये मोनार्क को शो कर रहा है, ठीक है, मोनार्ची को शो कर रहा है यहाँ पे। लेकिन ये जो है एकदम सिंपल, सारे लोग समान रहेंगे, कोई टेंशन नहीं है, सब मजा में। आगे बढ़िए, द ई स्टेट्स जनरल ऑफ 1789। देखिए बताता हूं आपको, यहां पे दूसरी बात अगर करें तो जो मोनार्क होते थे फ्रेंच रिवॉल्यूशन में, जो, मेरी बात समझिएगा, जो भी फ्रांस के मोनार्क होते थे दोस्तों, वो अपनी सीटिंग कहां करते थे, वो जनता से कहां मिलते थे, तो ई स्टेट जनरल में। अगर हम अभी बात करें कि हमारे जो प्रधानमंत्री हैं या फिर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, वो कहां मिलते, तो पार्लियामेंट में। तो उन लोगों का ई स्टेट ऑफ जनरल ही उस समय पार्लियामेंट हुआ करता था 1789 में। लेकिन इसका नाम बदल दिया गया और इसका नाम रख दिया गया नेशनल असेंबली। क्या रखा गया नाम, बोलिए, नेशनल असेंबली। कोई भूलना नहीं, किसी को भूलना नहीं है, दिख रहा है ना, नेशनल असेंबली दोस्तों। इसका नाम बदल के क्या किया गया, नेशनल असेंबली, नेशनल असेंबली। नेशनल असेंबली, ओके, नेशनल असेंबली, नेशनल असेंबली। तो दोस्तों, ई स्टेट जनरल ऑफ 1789, जो 1789 में ये स्टेट जनरल के नाम से प्रसिद्ध था, उसको नेशनल असेंबली के नाम से अब जाना जाने लगा, ठीक है। अब देखिए, इसके बाद की बात करते हैं। इसके बाद बात करें तो नए ओथ्स और हिम्स कंपोज किए गए, ठीक है ना, यानी कि नए, अगर हम बात करें ओथ्स यानी कि शपथ, हिम्स की बात करें तो नेशनल एंथम, सब उनका एक नया हो गया, ठीक है ना। उनका एक नया नेशनल एंथम हुआ जिनका नाम था मैर्शलीज, द मैर्शलीज। देखिए, उनके नेशनल एंथम का क्या नाम था जो नया आया 1789 के बाद, रिवॉल्यूशन के बाद, तो क्या आया यहां पे, मैर्शलीज। अगर स्पेलिंग में दिक्कत हो तो आप लोग टेंशन नहीं लेना, ठीक है, द मैर्शलीज, ओके, मैर्शलियस, ओके। अब इसके बाद की बात करते हैं। इसके बाद बात करें दोस्तों तो कस्टम ड्यूटी और फ्रेंच भाषा में, पहले यहां पे कस्टम ड्यूटी को देखते हैं। कस्टम ड्यूटी देखिए होता क्या था, एक्सपोर्ट इंपोर्ट में ज्यादा से ज्यादा कस्टम ड्यूटी लगाई जाती थी, उसको रिड्यूस किया जाने लगा, उसको कम किया जाने लगा, ताकि जो व्यापार है अच्छे से हो पाए। उसके बाद बात करें तो फ्रेंच, जो भाषा फ्रेंच है ना फ्रांस की, वही ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर कर दी गई, इसे ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर कर दिया गया। बोलिए बच्चों, कोई दिक्कत? ऑफिशियल लैंग्वेज क्या हो गया, फ्रेंच हो गया। क्या हो गया, फ्रेंच हो गया, ओके, कोई डाउट यहां पे नहीं। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहां पे बात आती है डिस्पोटिज्म क्या है। डिस्पोटिज्म क्या है दोस्तों, डिस्पोटिज्म क्या है, हम इस पे भी आएंगे, लेकिन 1 मिनट का मुझे आप समय दीजिएगा, तो आप ये बता दूंगा आपको, तो वो आपको समझने में ज्यादा आसानी होगी। देखिए, जैकोबियन क्लब, फ्रेंच रिवॉल्यूशन पढ़ रहे हैं और जैकोबियन क्लब की बात ना हो, ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है? मैंने आपको बताया था कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन में कुछ ग्रुप्स ने काफी बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था। वो कौन थे? वो थे दोस्तों एजुकेटेड पीपल्स, यानी कि लिटरेट पीपल्स, ओके, ठीक है ना, एजुकेटेड पीपल्स, पढ़े लिखे लोग, एजुकेटेड पीपल्स। उसके बाद बात करें तो यहां पे दूसरा वर्ग क्या आएगा, मिडिल क्लास, ओके, मिडिल क्लास। उसके बाद आर्टिस्ट हो गए, क्राफ्ट पर्सन हो गए, ओके, आर्टिस्ट हो गए, क्राफ्ट पर्सन हो गए, तो इन सब ने भी बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया यहां पे। बोलिए कोई दिक्कत? किसी को कोई दिक्कत तो बताइएगा। तो भाई कौन कौन लोग यहां पे
पार्टिसिपेट किए, क्लियर है। तो इन सब ने मिलकर दोस्तों एक जैकोबियन क्लब बनाया। क्या बनाया? एक जैकोबियन क्लब बनाया। इस क्लब को बनाने का मेन पर्पस था कि भाई हमारा एक संगठन होगा, नॉर्मल पीपल्स का एक संगठन होगा, कुछ भी अगर मीटिंग होगी, कुछ भी अगर मुद्दे पे बात होगी तो वो जैकोबियन क्लब में ही होगी। बोलो कोई दिक्कत? ये दोस्तों आपका जैकोबियन क्लब रहा, ठीक है। यहां आप देखिए ये आपका जैकोबियन क्लब हो गया, और इस जैकोबियन क्लब में जो भी लोग होते थे वो मिडिल क्लास होते थे। ओके, ये हो गए दोस्तों मिडिल क्लास। ओके, मिडिल क्लास होते थे। आप इसको नोट कीजिए, नोट नहीं करना है, स्क्रीनशॉट लो फटाफट से। आगे बढ़े। अब देखिए इसके बाद की बात करते हैं, इसके बाद की बात करते हैं। देखिए दोस्तों इसके बाद क्या हुआ कि ये जो जैकोबियन क्लब में एक धारणा बनी, एक नोशन चलाया गया यहां पे, ठीक है ना, कि भाई किस तरीके से हमें रिवॉल्यूशन करना है, क्या उसका सारा हिसाब किताब रहेगा, ओके, किस तरीके से आगे बढ़ना है, ये सारा कुछ डिस्कस होता था जैकोबियन क्लब में। इसी का आइडिया दोस्तों, इसी का आइडिया जो कि फ्रांस के जैकोबियन क्लब में जो आइडिया डेवलप हो रहा था, उसको यूरोप के और भी काफी ज्यादा इलाकों में इसको ले जाया गया। जैसे कि दोस्तों यहां से इसको हॉलैंड ले जाया गया, यहां पे देखिए नीदरलैंड को ही पहले हॉलैंड के नाम से जानते थे, हॉलैंड ले जाया गया, फिर जर्मनी ले जाया गया, यहां पोलैंड, फिर इटली, ये सब जगह ले जाया गया। यहां के जो थिंकिंग डेवलप हुई थी, क्योंकि देखिए आपको बता देता हूं कि किसी महान इंसान ने बोला था कि जब फ्रांस छिकेगा ना तो पूरा यूरोप को कोल्ड आ जाएगा, यानी कि पूरे यूरोप को सर्दी लग जाएगी। तो भाई यहां पे फ्रांस से एक धारणा उठी और पूरे यूरोप में फैल गई कि नहीं फैल गई, और ये जो धारणा है ये इस तरीके से करते करते और भी यूरोप के डिफरेंट रीजन्स में फैल गई। और इसको फैलाने का काम किसने किया? द वन एंड ओनली नेपोलियन बोनापार्ट। किसने किया? नेपोलियन बोनापार्ट। हम उस पर आएंगे, बहुत ही जल्द आएंगे। ओके, तो भाई जैकोबियन क्लब की धारणा सब जगह फैल गई। अब आगे की बात करते हैं। अब देखिए दोस्तों आ गए हैं नेपोलियन बोनापार्ट, जिन्होंने 1769 से लेकर के 1769 नहीं, अगर हम बात करें यहां पे तो लगभग 1789 के बाद इन्होंने 1789 के बाद 1821 तक बहुत ही बेखूबी यहां पे रूल किया। फ्रेंच में इनके जैसा मोनार्क कोई दूसरा नहीं आया। नेपोलियन बोनापार्ट वन एंड ओनली था, ठीक है ना, उसके जैसा मोनार्क कभी नहीं आया और ना कभी आया था। देखिए इसके महानता है किससे पूरे दुनिया को पता है, ठीक है ना। सबसे पहले हम शुरुआत करें अगर इनसे, तो नेपोलियन बोनापार्ट कौन थे? मिलिट्री लीडर और एम्पेरर ऑफ फ्रांस, यानी फ्रांस के राजा थे, ठीक है ना। तो भाई ही क्रोन्ड हिमसेल्फ एम्पेरर इन 1804, इन्होंने अपने आप को राजा बनाया 1804 में। लेकिन एक बात बता देता हूं दोस्तों आपको कि कोई महान राजा कभी बना हो, लेकिन उसके कहानी के चर्चे, उसके चर्चे माफ कीजिएगा, उसके जो बहादुरी के चर्चे हैं दोस्तों, वो बहुत पहले से ही आने लगते हैं, ठीक है ना, कि भाई वो ऐसा था वैसा था। तो ये जो रीजन आप देख, ये जो आप इतना टाइम देख रहे हो ना इसमें, ये जो टाइम देख रहे हो, हालांकि देखिए ये तो दोस्तों इसका 1769 डेट ऑफ बर्थ हो गया, ठीक है ना। इन्होंने लगभग 15 से 20 साल की उम्र से ही अपनी बहादुरी दिखाना दुनिया को शुरू कर दी। ओके, उसके बाद नेपोलियन से सक्सेसफुली वेज्ड वॉर अगेंस्ट वेरियस यूरोपियन नेशंस हैव एक्सपेंडेड हिज एम्पायर। देखिए सबसे अच्छी बात इन्होंने क्या थी कि एक धारणा को ये यूरोप के काफी सारे जगह पे लेके चले गए, ठीक है, काफी सारे जगह पे लेके चले गए, वहां पे भी अपने हिसाब से रूल करना चाहा और इन्होंने किया भी। मैं आपको बताऊंगा कैसे किया। इन्होंने जहां गए वहां पे नेपोलियन कोड को इंप्लीमेंट किए। नेपोलियन कोड क्या है उसके पूरी फीचर को हम लोग यहां पे देखेंगे, क्योंकि एग्जाम में दोस्तों आपसे नेपोलियन कोड पूछा जाएगा और अगर आपको नहीं पता होगा तो आपको उसी वक्त बोला जाएगा बेटा ऐसा है कि तुम एग्जाम, कौन बोलेगा तुमसे? तुम्हारे दिमाग से एक बात उठेगी कि भाई काश पढ़ लेता, ठीक है ना। इसके बाद बात करते हैं इसकी अर्ली लाइफ के बारे में बात करें, ये हमारे लिए बिल्कुल भी जरूरी नहीं है, ठीक है ना। इनके जन्म के बारे में बताया गया है 1769 में इनका बर्थ हुआ, तो कोर्सिका के आइलैंड पे हुआ था इनका बर्थ। ओके, अब देखिए इनका जो एम्पायर था दोस्तों, वो दुनिया के, ये यूरोप के काफी अच्छे खासे इलाके में फैला हुआ था। जहां पे भी इनका शासन था वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। देखिए एम्पायर ऑफ फ्रांस, फ्रांस का कहां पे था, लेकिन नेपोलियन क्योंकि कब बना था किंग, आपको पता है ना, 1804 में उन्होंने अपने आप को राजा घोषित किया था। बोलिए,
देखिए आपको पता है कि कोई भी राजा अगर है, कहीं से आवाज उठ रही है तो कुछ लोग साथ होंगे, कुछ लोग विरुद्ध होंगे। तो जो लोग साथ होंगे उन्हें हम कहेंगे एलाइज, ओके, और जो लोग अगेंस्ट होंगे उन्हें तो अगेंस्ट है ही है। तो जो स्टेट्स एलाइड थे नेपोलियन के साथ, अभी कोई कंट्री नहीं है, अभी कोई कंट्री नहीं है। आप ये भूल में मत पड़िएगा कि सर यहां जर्मनी दिख रहा है, यहां ऑस्ट्रिया दिख रहा है तो कंट्री नहीं, ये सब टुकड़े हैं, ये सब टुकड़े हैं, इन्हीं को जोड़ना है इस रिवॉल्यूशन में, राइज ऑफ नेशनलिज्म यूरोप में, ओके। तो स्टेट्स अलाइड विथ नेपोलियन, इसके साथ कौन कौन था? प्रूसिया था, उसके बाद ऑस्ट्रियन इंपायर था, ओके, ऑस्ट्रियन इंपायर था। और अगर हम बात करें फ्रांस का एम्पायर कहां कहां था, ये देखिए, ये है उसका रीजन, ओके, फ्रांस का रीजन कुछ इधर भी है, ओके। और नेपोलियन के कंट्रोल में स्पेन, देखिए इधर फ्रांस, इधर कहां कहां कंट्रोल किया है, इधर स्पेन भी कंट्रोल करके रखा है। साउथ में भी कोई दिक्कत नहीं है, इधर ईस्ट में भी कोई दिक्कत नहीं है। कॉन्फेडरेशन ऑफ द राइन, यानी कि जर्मनी में सबसे ज्यादा जो कोयला जहां से ट्रांसपोर्ट होता है वो होता है राइन नदी से, ओके, राइन नदी के थ्रू होकर, राइन नदी के पास से हो कहीं जाता है, उसका ट्रांसपोर्टेशन उधर ही से है सारा। उसके बाद वर्सो, भाई आप रीजन देख सकते हो इसका कहां कहां पे है। 1812 में इसने पूरे यूरोप को हिला के रख दिया था, ठीक है, किसने? नेपोलियन बोनापार्ट में। हालांकि इसको लास्ट में 1814 के आसपास में इसका पतन हो गया। इसको जो ब्रिटेन था वो बोला कि बेटा तुम बहुत ज्यादा उछल रहे हो, अब तुमको सही समय पे जगह पे हम लोग लाते हैं, ठीक है। तो इसको सेंट हेलिना द्वीप, जो कि ब्रिटेन के ही अंदर में था, ठीक है ना, तो वहां जाकर के इसको मार दिया गया, ठीक है। तो ये थी दोस्तों नेपोलियन बोनापार्ट की पूरी कहानी। लेकिन एक बात यहां पे मैं कहूंगा, फ्रेंच रिवॉल्यूशन में इसने बहुत बखूबी से अपना योगदान दिया है, इससे आगे कोई नहीं था। अब देखिए यहां पे बात करें नेपोलियन कोड की। दोस्तों आज समय ज्यादा हो गया है, नेपोलियन कोड को डिस्कस करेंगे कल, फिलहाल आज के लिए इतना ही। और एक बात और, ये वीडियो तुम देखे हो, अगर ये अच्छा लगा है तो इसको शेयर करने से बिल्कुल भी कतराना नहीं, क्योंकि ये तुम्हारे लिए है भाई, और किसी के लिए नहीं है, ओके। तुम अगर इसमें से, आपका चैप्टर काफी लंबा था अभी तक जो मैंने बता दिया, ये लगभग आपके 4-5 पेज का मामला है, लेकिन आपको पूरी बात यहां बता दी गई है, उससे ज्यादा बताई गई है, ये मेरा दावा है, ठीक है। अब इसके बाद की बात नेपोलियन कोड से हम लोग शुरू करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ये भी क्लास ऐसा ही चलेगा, एकदम शॉर्ट करते करते हम लोग पूरा राइज ऑफ नेशनलिज्म यूरोप कंप्लीट कर देंगे। तो दोस्तों बने रहिए मेरे साथ और वीडियो को देखते रहिए और शेयर करते रहिए। थैंक यू सो मच।